हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए वीडियोस को, कमेंट करिए और हमें बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको हमारी वीडियोस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट और हमने अभी तक 3 थ्योरीज पढ़ी हैं जो क्लासिकल अप्रोच में आती हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पढ़ा था जो मैक्स वेबर ने दिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो दी थी वो हेनरी फेयोल ने दी थी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगली अप्रोच जो है न्यू क्लासिकल। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें क्लासिकल अप्रोच में क्या बात थी। क्लासिकल अप्रोच में बात ये हुई थी कि आप प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो वर्कर्स की। ठीक है ना, फोकस पॉइंट क्या था? फोकस ये था कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और एफिशिएंसी बढ़ाना है। कैसे बढ़ानी है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ने अपनी बात कही, साइंटिफिक थ्योरी ने अपनी बात कही, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ने अपनी बात कही, बट कहीं भी इसमें ह्यूमन एस्पेक्ट की कोई भी बात नहीं हुई थी, जो एक लिमिटेशन था क्लासिकल अप्रोच का। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर स्कूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कॉन्सेप्ट है ह्यूमन एस्पेक्ट का। तो इसमें लिखा है बिहेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रिलाइज ऑन द कॉन्सेप्ट दैट मैनेजर्स विल बेटर अंडरस्टैंड द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्कर्स। तो ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्कर्स की अंडरस्टैंडिंग हम इस अप्रोच में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इनका कोर क्रक्स क्या था? इनका कोर क्रक्स ये था कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वर्किंग कंडीशंस एज अ वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का क्या मेजर है? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वर्किंग कंडीशंस। उनको अच्छे वर्किंग कंडीशन दो, उनको अच्छी जॉब सेटिस्फैक्शन दो। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे? वो इंक्रीज करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थ्योरिस्ट हुए हैं? इसमें हुए हैं एल्टन मेयो, अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर। ये 3 कंट्रीब्यूटर्स हैं इस अप्रोच के। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, न्यू क्लासिकल अप्रोच के कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा और इन्होंने ये कहा कि मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई मोरल। मोरल लोगों का हाई हो जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो ह्यूमन को आपको मोटिवेट रखना चाहिए। सोशल सिस्टम ये कहता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक सोशल एनवायरनमेंट भी रहता है। ठीक है ना, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट तो आपका रहता ही है, लेकिन एक सोशल एनवायरनमेंट भी ना चाहते हुए भी बन जाता है। तो बहुत सारे आपके ना इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दो आप ये कह सकते हो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई बनाता नहीं है, ये अपने आप बनता है। ठीक है ना, क्योंकि 10 लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पे एक सोशल एनवायरनमेंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, ग्रुप्स बन जाते हैं। आप भी अगर कहीं काम करते होंगे तो वहाँ भी ग्रुप्स होंगे, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या होता है? ये इफेक्ट करता है बहुत। ठीक है, another thing is leadership. So behavioral theory explains the role of personal leadership in management and studies the human relations and the relationship between the leader and the worker. तो ये जो थ्योरी है, ये एक लीडर एक वर्कर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ये ध्यान में रखते हैं और वो ये एग्जामिन करते हैं, उनको ये रीड करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है ना, जिससे ये पता लगता है कि जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट चल रहा है वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। क्योंकि आपका रिलेशनशिप आपके वर्कर्स के साथ कैसा होगा ये डिटरमाइन करेगा कि आपके फंक्शंस आपके कैसे चल रहे हैं आपके। क्योंकि अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं तो बहुत स्मूथली आपके काम चलेंगे, बहुत इजीली आप कम्युनिकेट कर पाओगे, आप अथॉरिटी डेलीगेट कर पाओगे, आप काम करवा पाओगे। लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन या आपका जो रिलेशन है वो सही नहीं है
तो प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे, ठीक है ना। कम्युनिकेशन फिर आ गया। देखिए आपके रिलेशंस और कम्युनिकेशन दोनों लिंक्ड हैं, क्योंकि आप जिस तरह का कम्युनिकेशन आप फ्लोट करोगे, ठीक है ना, आप लोगों को अगर इन्वॉल्व करोगे और उनसे कम्युनिकेट करोगे कि यस वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, या हमें ये करना है, क्यों करना है, बिकॉज वी वांट टू अचीव दिस। तो इस तरह का अगर आप टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अब आप फीडबैक भी ले लो, तो कम्युनिकेशन के चैनल कौन सा है आपका, सिर्फ एक टॉप टू बॉटम है, या आप नीचे से फीडबैक भी ले रहे हो कि नहीं, आप इनिशिएटिव भी लोगों को बोल रहे हो कि नहीं आप इनिशिएटिव लो, आप बताओ हमें कि क्या करना चाहिए और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये है। पांचवा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट ये स्किल से रिलेटेड है कि आपकी मैनेजरियल स्किल्स भी डेवलप करने की ये बात करता है और एम्प्लॉय की भी स्किल डेवलप करने की ये बात करता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बिहेवियर थ्योरी के हैं, ठीक है ना। जितनी भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उनमें ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और ये सारे फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो पहली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे, पहली थ्योरी है हमारी एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, ठीक है ना। इस ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में इन्होंने ये कैसे अचीव किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हैवथॉर्न एक प्लांट था जहाँ ये काम कर, मतलब जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी, ठीक है ना। इन्होंने ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही वाज अ प्रोफेसर इन इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो इन्होंने ये हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1924 में, ठीक है ना। और इन्होंने क्या फाइंडिंग करी, फाइंडिंग ये करी थी इन्होंने कि जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज थ्रू एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस रादर देन थ्रू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। इन्होंने ये बोला कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज तब होता है जब एम्प्लॉय को आप डिसीजंस में इन्वॉल्व करो। ये नहीं कि खाली एम्प्लॉय जो है अपना 9 to 5 जॉब कर रहा है और उसे जो जॉब दिया हुआ है बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है उसको। क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी एक थिंकिंग प्रोसेस है और अपना एक कैलिबर होता है। तो आप अगर उसको इन्वॉल्व करोगे डिसीजंस में, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो कोई अच्छा सजेशन या वो कोई अच्छा आपको फीडबैक दे पाए। प्लस उससे ये एक इन्वॉल्वमेंट का फीलिंग आएगा कि नहीं, मुझे डिसीजन मेकिंग में मेरे मैनेजमेंट ने मुझे इंक्लूड किया, इट मीन्स आई एम इम्पॉर्टेंट। तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इन सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। तो वो सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ाता है, ना कि कोई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव अगर आप दे दो उसको कि यार ये इतना कर लो तो इतना मिल जाएगा, इतना कर लो तो इतना मिल जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जिसमें ये बोला था इन्होंने कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होने चाहिए। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में उन्होंने ये बोला था कि जितना आप रिड्यूस करोगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बेसिस पे इनके कुछ फैक्टर्स या कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स निकल के आए थे। तो वो एलिमेंट्स क्या हैं? पहला एलिमेंट है सोशल फैक्टर, ठीक है ना। जैसे हमने पहले ही पढ़ा, फीचर में भी पढ़ा था कि सोशल सिस्टम तो आपका होगा ही होगा। सोशल एक एनवायरनमेंट में आप काम भी कर रहे हो, ठीक है। तो एट हैवथॉर्न स्टडीज एल्टन मेयो डिस्क्राइब दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। तो ये सोशल सिस्टम है एंड सोशल नॉर्म्स एट वर्क प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग पीपल। तो सोशल नॉर्म जो आपके सोशल एनवायरनमेंट है ये क्या करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना, जो सोशल एनवायरनमेंट है आपका। मेयो स्टेटेड दैट मेन कॉज ऑफ चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी स्टडी इज द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो सोसाइटी में आप जैसे आप रीस्ट्रक्चरिंग अगर आप करते हो या आप जो है सोशल में कैसे इन्फ्लुएंस करते हो उनको, वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट। इनफॉर्मल ग्रुप्स तो बन ही जाते हैं, मैंने ही बताया सोशल सिस्टम है आपका। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होंगे, ठीक है ना। ये तो आपके अगर हम आगे पढ़ेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे तो उसमें भी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वी कैन नॉट स्टॉप द इनफॉर्मल ग्रुप्स, वो ग्रुप्स बनते ही बनते हैं,
ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स बनते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं ये चीज़ों को। आप जो है इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। किसी को आप उसका एटीट्यूड, वर्कर का एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, वर्कर का परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, देखिए इनफॉर्मल हर जगह होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उसमें आप कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप कहीं काम कर रहे होंगे या कोई भी आपका फ्रेंड या कोई आपका रिलेटिव काम कर रहा होगा, तो वो वहाँ पे कोई ना कोई सोशल इवेंट या कोई ना कोई एक फैमिली गैदरिंग होती होगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो एक इनफॉर्मल इवेंट है, विच इज़ नॉट फॉर्मल, कोई ऑफिशियल नहीं है वहाँ चीज़ें, इट इज़ एन इनफॉर्मल एनवायरनमेंट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन आर सोशल एनिमल। तो ह्यूमंस जो होते हैं दे आर सोशल एनिमल। तो वो एक सोसाइटी में रहते हैं, उनको उस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस आई वुड नॉट से, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। उनको वहाँ से मोटिवेट किया जा सकता है, उनका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि मतलब जॉब इज़ 9 to 5 पैसा कमाने के लिए बस, और कुछ नहीं है। तो आप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि आपको एक फैमिली, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन द करेंट टेक्स्ट। जो आपके आज के टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट का, उसमें एक ह्यूमन एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तभी हर जगह देखेंगे आप HR डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं और HR एक्टिविटीज़ होती रहती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज लीडरशिप। अगेन लीडरशिप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर को ये समझना चाहिए कि वहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं वहाँ पे किस तरह के एनवायरनमेंट है और हम चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम कैसे लोगों का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, हम कैसे लोगों से एक रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट से। क्योंकि वही डिटरमाइन करेगा कि वो उनकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। एक हेल्दी लीडर जो है उसको एक पर्सनल एस्पेक्ट पे, एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट, दोनों पे उनको इन्फ्लुएंस करेगा, दोनों पे उसका ख्याल रखेगा वर्कर का। ठीक है ना, तभी वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा। तो लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन, आप जो है फीडबैक ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लोगों की बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, लोगों को पूरी बात बता रहे हो नहीं बता रहे हो। तो कम्युनिकेशन जो है टॉप टू बॉटम हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बॉटम टू टॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल जो कि होना चाहिए, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे और सब अच्छे से काम करें और एक सिनर्जी बने। ठीक है। अगेन बैलेंस अप्रोच। बैलेंस अप्रोच क्या कहता है? द मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। तो हर वर्कर की प्रॉब्लम को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम आ रही है, काम में कोई दिक्कत आ रही है, हो सकता है उसको कोई घर में प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, उसकी कोई पर्सनल तबीयत खराब हो या कोई उसको ऐसी कोई मेंटल कोई उसको ट्रॉमा हो या कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जो किसी से शेयर ना कर पा रहा हो। तो दीज आर द थिंग्स विच इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा। अगर ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज थिंग्स तो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। तो एक अच्छा मैनेजर जो होगा वो उसको आपको डिटेक्ट करेगा एंड ही विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने ये फैक्टर्स दिए, ये एलिमेंट्स दिए कि these are the elements which is responsible for a healthy and a good environment। ठीक है ना, these are the factors जो एक important रोल प्ले करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, दिस इज टोटली बेसिस दी ह्यूमंस, जो उनके बिहेवियर है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इनके जो है उसमें 3 मेजर, इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था और चीज़ें थी, उनका 3 मेजर चीज़ें हम इससे निकाल सकते हैं। पहला है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच क्या कहती है कि मियो स्टेटेड
that human beings are the most important factor in the organization and influence its performance. ठीक है, तो बहुत important है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन को आप ह्यूमन नहीं समझोगे तो सब हैफेजार्ड हो जाएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा हुआ क्या, एंड थिंग्स विल नॉट वर्क प्रॉपरली. तो सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो उनकी जो नीड्स हैं, एक सोशल नीड्स हैं उनकी, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते. उनकी साइकोलॉजिकल जो सोशल नीड्स हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. हिज आइडियाज वर अ माइलस्टोन एंड अ टर्निंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच. इन्होंने पहली बार ह्यूमन रिलेशंस की बात करी, ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करी. ठीक है ना. तो ये एक जिस्ट है. ठीक है ना. तो ह्यूमन रिलेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. उसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स. अभी तक हम बात कर रहे थे कि यार सिर्फ जो वर्कर है वो काम करता है पैसे के लिए. ठीक है, उसको जितना आप इंसेंटिव दोगे वो और अच्छा काम करेगा. बट नहीं, एल्टन मेयो क्रिटिसाइज्ड द ट्रेडिशनल अजम्पशंस that workers will work more if more monetary incentives are provided to them. ऐसा नहीं है. आप इंसेंटिव अगर प्रोवाइड भी करोगे तब भी इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है. He said that the techniques of monetary incentives were realistic and respectful treatment. सॉरी, अनरियलिस्टिक. तो जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स है वो अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है. कोई मशीन थोड़ी है कि उसमें आप ज़्यादा पेट्रोल डालोगे या कुछ आप तेल ज़्यादा डालोगे तो वो ज़्यादा तेज चलेगी. इट इज़ नॉट अ मशीन, इट इज़ अ ह्यूमन. तो ह्यूमन की अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके सोशल एस्पेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं. तो ये अनरियलिस्टिक है आपका जो मॉनेटरी टेक्निक है आपकी. ठीक है. तो उनका ये कहना था कि वो क्या है, वो रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंग्स, रिकॉग्निशन, मोरल, ह्यूमन प्राइड एंड सोशल इंटरेक्शन, ये सब जो हैं ये सब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो आप उनको प्रोवाइड करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे. ठीक है. तो नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स आर ऑल्सो फैक्टर which influences the productivity and efficiency of your workers. उसके बाद इन्होंने थर्ड मेन इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि सोशल सिस्टम, कि जो लोग हैं एक सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं. एक सोशल एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं एक दूसरे से आप एक कॉन्वर्सेशन आप करते हो, एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक दूसरे से आप इन्फ्लुएंस होने लगते हो. तो इन्होंने बोला कि सोशल सिस्टम है. ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये तीन मेजर कंट्रीब्यूशंस थे. एंड एल्टन मेयो ने ये कोई मतलब इन्होंने कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं किया. जैसे हमने पहले देखा था कि सारे जो थे जो अर्ली मतलब क्लासिकल अप्रोच में थे, दे वर प्रैक्टिशनर्स. उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी. तो कोई इंजीनियर था, कोई जूनियर इंजीनियर था, कोई एमडी था, कोई. ठीक है ना. तो जो तीनों थे वो थे इंजीनियर्स या कहीं ना कहीं एक तरह से काम में इन्वॉल्व थे. दे वर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री या पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. बट यहाँ पे हमने देखा एल्टन मेयो ही वॉज अ प्रोफेसर. वो एक इन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी एक्सपेरिमेंट के थ्रू. ठीक है ना. तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आगे हम और भी थ्योरीज पढ़ेंगे. ठीक है ना. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस और हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है. हम और इम्प्रूवमेंट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, है ना. आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.